खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सैयद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें नैब के हवाले से जो कानून में तरामीम की जा रही हैं वो सामने आई हैं। उनकी क्या इम्प्लीकेशन है, कौन कौन से सेगमेंट उससे निकल जाएंगी और फिर अपॉइंटमेंट में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। जाम कमाल की हुकूमत में मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़ों की बात हो रही है। कितने दिनों की मेहमान है हुकूमत अगर है तो। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर, बंद पावर प्लांट्स को सालाना 900 अरब रुपए की अदायगियाँ। इस पर हम बार बार बात कर चुके हैं। ये वो दलदल है जिसमें इस मुल्क की पूरी मैशत धंसती चली जा रही है। और साथ ही बात करेंगे अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा कौन कौन से नए मुतालबात लेके आ सकती है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वो कैजुअलिटी हैं, ये जो दौरा जो मनसूख हुआ था उस हवाले से हम बात करेंगे। जी बड़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं नए कानून से। इसमें बहुत से लोगों को यानी ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया गया है बिजनेस में। और मेरे ख्याल में शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। वेलकम टू दी शो शाह खावर साहब। हजूर, ये फरमाइए कि आपने देखा होगा कि जो तरमीमात हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से और जिन लोगों को नैब के दायरा इख्तियार से बाहर किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं कानूनी लिहाज से? देखिए जी, बात ये है कि जब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 1999 में ये ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद इसको चैलेंज भी किया गया था। एक बड़ा मशहूर केस है असफंदयार वलीस केस। उन्होंने इसकी वायरीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और उस पर एक बड़े लार्जर बेंच ने उसकी बहुत सारी शिकों के बारे में उसको कालादम भी करार दिया था। कुछ शिकों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और बाकी चीज़ों को एक किस्म की एक जुडिशल वैलिडिटी दे दी थी उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ जब वक्त गुजरता गया तो बहुत सारी जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आए, उनमें भी बहुत सारे इस लॉ के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस पे अपोजिशन जो थी वो भी हमेशा जो है इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी एक दो दफ़ा बिज़नेस कम्युनिटी से ख़िताब करते हुए और सिविल सर्वेंट से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपके ऊपर जो है अननेसेसरी आपको हरासमेंट होती है नैब की तरफ से, तो इसमें हम मुनासिब तरामीम करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें तरामीम की ज़रूरत तो थी कि कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, लेकिन इसमें मेरे जो ज़ाती तौर पे जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ है इस पे ऊपर ये है कि इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज नहीं करना चाहिए था। इसको पार्लियामेंट के में लेके जाते, वहाँ पे अभी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं सेनेट की, उसमें भी ये नैब के कवानीन में तरामीम के हवाले से चीज़ें पेंडिंग थी। तो जब एक चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है उसमें आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेते और एक ऐसा तरमीमी पैकेज लाते जिससे एक ऐसा एहतसाब का इदारा वजूद में आता कि जिसके बारे में कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना कर सकता और एक गैर जानिबदार जो है एक इदारा वजूद में आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर साहब, एक गुजारिश है, आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार नैब पे खदशात का इजहार किया। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लातदाद दफ़ा वफाकी हुकूमत और सूबों पर भी सख्त तनकीद की, ऐसे ऐसे अल्फाज की है जो सुनने में नहीं आते। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेते थे कि ये पहली दफ़ा 3 सालों में 500 अरब या 5 अरब से ज़्यादा रिकवरी हुई है। अब इस ऑर्डिनेंस में ये इसको अपोजिशन कह रही है, हुकूमत ने अपने लिए एनआरओ लिया क्योंकि माजी में तमाम हुकूमतों का एहतसाब हो गया। अब क्या करप्शन में रुकने में इजाफा होगा या करप्शन में बहादुरी होगी? ब्यूरोक्रेसी निकाल दी है, तो मेरी नज़र में तो ब्यूरोक्रेसी के बगैर करप्शन हो ही नहीं सकती किसी भी इदारे में। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो इसमें जो उन्होंने जो तरमीम की है वो ये की है कि एक इल्ज़ाम लगता था ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ या सिविल सर्वेंट्स के ख़िलाफ़ कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, बल्कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एक केस उन पर बनाते थे। अब मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के मुतालिक जो अदालती नज़ायर सामने आए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट्स दी और उसमें उन्होंने रिलीफ भी दिया कि ऐसे इल्ज़ामात जिसमें महज किसी सिविल सर्वेंट ने किसी रूल को वायलेट किया है या कोई इर्रेगुलरिटी की है प्रोसीजरल, और उसमें अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट या कोई और मटेरियल बेनिफिट अगर उसका इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर ये जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करती। तो ये तो अदालती नज़ायर इसमें आते रहे हैं और ये बात किसी हद तक ठीक भी है।
हाँ, जो इरेगुलरिटीज एक सिविल सर्वेंट करता है या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके बारे में कानून ने उनके खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट बनाया हुआ है 1973, और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के अपने रूल्स मौजूद हैं कि जिनको डिपार्टमेंट जो है फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई महकमाना कार्रवाई करता है, जिसमें उनको मेजर माइनर पेनल्टीज जितना जितना उन्होंने इरेगुलरिटी की है उसके हिसाब से उनको सजाएं मिलती थी। तो इसलिए जिस सिविल के किसी एक्ट में गो के उन्होंने किसी रूल को वायलेट किया, प्रोसीजर लैप्सेस हैं, लेकिन उन्होंने कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लिया और कोई ऐसी मुनफत नहीं ली और अपने लिए या किसी के लिए या कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं लिया, तो वो तो फिर महकमा जाने। अच्छा खावर साहब, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अदब से, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं इसका मतलब है नैब की तो जरूरत ही नहीं रही। असूलन हर अदारे में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एक डिसिप्लिन कमेटी होती है, वो नौकरी से डिसमिस करती है, फिर FI एंटी करप्शन, और नैब तो ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि हर अदारे का एक निज़ाम है। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं नैब का जो आप उसका इब्तदाइया पढ़ें ना, प्रियम्बल पढ़ें, तो प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया जा रहा है ये इसलिए जारी किया जा रहा है कि जो मुल्क में मेगा करप्शन केसेस हैं जो कि होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स ने कमिट किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और लूटी हुई दौलत को मुल्की खजाने में वापस लेके आना। शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राजा साहब। ये अभी शाह खावर साहब भी फरमा रहे थे कि जो मेगा करप्शन या पॉलिटिकल ऑफिस के होल्डर्स जो हैं उन पर एक नज़र रखने के लिए ये इदारा हो तो फिर ठीक है, लेकिन आम तो इन्होंने इसमें एक राय है कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गया, ब्यूरोक्रेट जो है अंडर प्रेशर, बिजनेसमैन अंडर प्रेशर। आप कैसे देखते हैं इसे? जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो नैब के खिलाफ पिछले कुछ अरसे से तनकीद आ रही थी वो यही थी कि अगर कोई फैसला बाद में समझा जाता है कि सूदमंद नहीं था किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी वजीर का, तो वो बात बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है। आपका फोकस जो है करप्शन पे होना चाहिए। क्या किसी ने कोई रिश्वत ली है, कोई माल बनाया है, असासे पैदा किए हैं जिनका जवाब फराहम नहीं हो सकता, वो मामलात जो हैं बड़ी नौयत के, उनके लिए एक मखसूस इदारा बनाना बात समझ में आती है। वरना आपका आम कानून मौजूद है, आपकी पुलिस मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। इन सब इदारों के होते हुए जो एक फेडरल नौयत का इदारा बनाया गया था, उसका मकसद मैं समझता हूँ रूस की असल में यही थी। हुआ ये कि लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को रिटायरमेंट के 5, 7, 8 साल बाद घरों से घसीट कर कटहरे में ला खड़ा किया गया, जेल में डाल दिया गया कि फलां तुमने फैसला क्यों किया था, फलां तुमने मायदा क्यों किया था, वो मायदा तो अच्छा साबित नहीं हुआ। तो ये इस नौयत के जो मामलात हैं इनको नैब के दायरे से बाहर निकालना मैं समझता हूँ एक बड़ी मांग थी। और राजा साहब, मैं एक बड़ा सिंपल सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऑर्डिनेंस की स्टडी पूरी बन जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस बनाया गया था कि पब्लिक ऑफिस में जो करप्शन है, लूट मार है मैसिव लेवल पे, वो रोकी जाए 99। ये ऑर्डिनेंस उस काम के लिए बेहतरी पैदा करेगा कि वैसे के वैसे हालात रहेंगे? और मेरा एक और इसके साथ जुज़वी सवाल है कि इसमें तो लगा है जैसे सदारती निज़ाम आ रहा है, सदर साहब मशावरत करेंगे, नैब के चेयरमैन को वो करेंगे, एहतसाब की अदालतें हैं, चीफ जस्टिस से बैठ के वो फैसला करेंगे। तो ये एक पार्लिमानी निज़ाम की स्पिरिट के साथ है ये ऑर्डिनेंस? नहीं, देखें, जो पहले भी ऑर्डिनेंस है उसमें भी अगर आप सेक्शन 6 देखें जो चेयरमैन की तैनाती का है, उसमें यही है कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द हाउस, यानी कि सदर मुमलिकत चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं लेकिन वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में वज़ीर आज़म की जो राय है, जो मशावरत है, उसके पाबंद होते हैं। यहाँ पे ये होगा कि वज़ीर आज़म उनको मशवरा देंगे कि अब हमें नैब का एक चेयरमैन मुतय्यन करना है, और कानून ये कह रहा है कि वो फिर राय लेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी और वज़ीर आज़म की भी कि आप बताइए आपकी राय क्या है। और अगर राय में इत्तफाक होता है तो वो नाम चला जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इत्तफाक नहीं होता तो इस वक्त मुझे वाज़ेह नहीं है कि इस अमेंडमेंट ने क्या कोई नया तरीका वज़ा किया है कि इत्तफाक राय ना होने की सूरत में कोई पार्लिमानी कमेटी होगी, पार्लिमानी कमेटी का एक पार्लिमानी कमेटी का। अच्छा राजा साहब, मेरी एक जरा रहनुमाई फरमाइएगा। आपने भी फरमाया, मोहतरम शाह खावर साहब ने भी फरमाया कि मेगा स्कैंडल जो हुक्मरान वक्त रहे, माजी में अरबों रुपए कराया इसलिए नैब बनाया गया।
किसी 2-4 बंदों का नाम बता सकते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से नून, जिनसे एक पैसा भी रिकवर किया गया हो? इसमें साबिक सदर आसफ अली जरदारी गिरफ्तार रहे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब रहे, शहबाज साहब रहे, शाहजहां खान अब्बासी रहे, इसी तरह दर्जनों नाम है। उनमें से तो किसी से एक पैनी भी रिकवर नहीं हुई। देखिए, अक्सर जो है, ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बहुत से मुकदमात में किसी मखसूस मुकदमे का जिक्र नहीं करता, वो होते ही सियासी अदावत की बुनियाद पर हैं कि फलां तुमने मायदा क्यों कर लिया, ये तो कीमत गिर गई बाद में LNG की, इसलिए अब हम तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन ये इल्जाम नहीं है कि आपने रिश्वत ली है किसी से और रिश्वत लेने की वजह से आपने कोई मायदा किया है। अगर तो रिश्वत का कोई सबूत मिलता है, कोई असासे मिलते हैं जिनका कोई जवाज नहीं, तो फिर तो आप पकड़ें, और ये कानून अब भी आपको इजाजत देता है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपके सामने आता है जिसने सरीहन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ओहदे का फायदा उठाया या ओहदे का इस्तेमाल किया, तो वो भी आप काबिल गिरफ्त उसको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि फलां तुमने जो फैसला किया था एक्नेक में बैठ के या काबीना में बैठ के या किसी और आईनी कानूनी इदारे में बैठ के, वो फैसला बाद में अच्छा साबित नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें हम जेल। अच्छा राज साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मैं आप मेरे साथ ही रहिएगा। शाह खबर साहब, मैं एक और एंगल से बात करता हूँ। मैं एक खबर का आज हवाला देता हूँ। आज ही खबर कायमा कमेटी से आई है कि 900 अरब रुपए की नाजायज पेमेंट्स हुई है IPPs को। रैम्पेंट करप्शन है, ना उसे FIA पकड़ सकी, ना नैब पकड़ सकी। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि हमारी एलीट इशराफिया, ये कंपनी, करप्शन तो है, मगर सब इदारे बेबस। वाई शाह खबर साहब? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि पहले जो कानून मौजूद है और अभी जो सेकंड अमेंडमेंट आई है, उसमें कहीं पे भी ऐसी पाबंदी कोई नहीं है कि जहाँ पे वाकई इस तरह की माली बदउनवानी हुई है और उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है और लोगों ने अपने आप को या अपने किसी प्यारों को या किसी और को माली मुनफात पहुँचाई है, तो उसमें तो अभी भी कवर्ड है। ये जो सेकंड अमेंडमेंट अभी जो आई है, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने से किसी ना नैब को रोका, किसी को ना किसी और को इस बात से रोका गया है कि आप इसकी शिकायत जो है वो नैब में नहीं करा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस ऑर्डिनेंस का जो एक मैं समझता हूँ कि जो एक उसके पीछे स्पिरिट ये है कि मसलन एक फैसला है जिसको काबीना ने मंजूरी दी है, वफाकी काबीना ने, एक सूबाई काबीना ने मंजूरी दी है या उनके नीचे कायम किसी कमेटी ने दी हुई है, तो उनको उनकी एक कलेक्टिव विजडम को जब तक कि उसमें माली किसी ने करप्शन ना की हो, आप कैसे असरटेन कर सकते हैं कि उस पे क्रिमिनलिटी जो है वो अटैच हो सकती है। अच्छा शाह, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में तो करप्शन होती नहीं। करप्शन एक होता है कि करप्शन हुई नहीं है, एक होता है करप्शन साबित नहीं हुई। आप दोनों काबिल एहतराम मुखला और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या ये नहीं है कि करप्शन होती है लेकिन उसको डिफेंड करने वाले बड़े मजबूत है? करप्शन तो कौन सा महकमा है जिसमें बड़ी साहब आपकी जो एंजाइटी है वो बिल्कुल जायज़ है कि आपने जैसे अभी खुद फरमाया कि आज तक जितने भी नैब ने बड़े बड़े मुकदमात में हाथ डाला है, रेफरेंसेस कायम किए हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में, मुल्की ख़जाने में कोई रकम वापस नहीं आई। ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नाअहली है। फिर ये प्रॉब्लम जो है ये नैब के अंदर मौजूद है कि या तो उन्होंने एक प्रॉपर केस की कॉग्निजेंस नहीं ली, या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, या उन्होंने प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए एक इसमें वसी तर पैमाने पर तब्दीलियों की ज़रूरत थी। मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं लाना चाहिए था। इसको हाउस में बाकायदा इस पर डिबेट होती, इसके फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स आते, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सारे, और अदालती फैसले जो हैं उनको सामने रख के एक ऐसा कानून बनाया जाता कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में कि जिसके ऊपर कभी कोई जो है वो उंगली ना उठा सकता। अच्छा राजा साहब, इसकी जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम, जी राजा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन ने आज, जो हमारे साबिक वजीर आज़म है, उन्होंने कहा ये NRO हुकूमत ने अपने आप को दे दिया है। जितने जो आम जुबान में जो समझ मुझे आई है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो समझ आई है कि जो चीनी का स्कैंडल है, जो गंदम का स्कैंडल है, जो अद्वियात का स्कैंडल वगैरह हुए, अब उन पर नैब नहीं आ सकती। तो आप लीगली टर्म्स में समझते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को बचाया है और वाकई अब ये सारे प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को? जो इल्ज़ाम है अपोजिशन का, वो लीगली सेंसेबल है कि सिर्फ सियासी एक नाराबाजी है? हकीकत हो सकती है, लेकिन साथ ही इस अमेंडमेंट में लिखा गया है कि जो इस वक्त चल रहे हैं मुकदमात, रेफरेंसेस, इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, उन पे भी इस तरमीम का इतलाक होगा। और वो जाहिर है
बड़ी तादाद अक्सरियत इस वक्त रेफरेंसेस की और इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस की पिछली हुकूमत के जो ओहदेदारान वज़रा हैं उनके खिलाफ चल रही हैं। तो इसका फ़ायदा तो उनको भी होगा, इसका फ़ायदा तमाम सियासी और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी क्लास है उसको होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंसर मैं समझता हूँ जायज़ फ़ायदे का है कि उनके वो फैसले जो बदनीयती पर मबनी नहीं थे उनको काबिल गिरफ्त नहीं होना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है। आप अगर किसी की बदनवानी सामने आती है तो उसको पकड़ें जरूर। मेरा एक सवाल मुख्तसरन दोनों अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। राज साहब, पहले आप ये फरमा दें, हमें ये तसव्वुर है कि आपका सारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करप्शन को पकड़ने की बजाय बेल आउट करता है। अवाम में ये तसव्वुर पाया जाता है, जो भट्टी साहब का भी कंसर्न था, शाह खावर साहब ने भी कहा। तो ये जो बिग मनी है और ये जो पैसे का खेल है, आप जानते हैं इंसाफ का जो सिलसिला है, ये तो करप्शन को बेल आउट करता है, पकड़ता नहीं है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? पहले जनाब राजा साहब। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, और माजी में हमने कितनी बार देखा कि जब हुकूमत किसी की आती है तो उसके खिलाफ जो मुकदमात होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, ना गवाह पेश किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो मिल जाती है। ये बिल्कुल एक हकीकत है। आप पिछले 10, 15, 20 साल के मुकदमात उठा के देखें और हर हुकूमती तब्दीली के साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ी खेप मुकदमात की जो है वो तितर बितर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है। और शाह खावर साहब, क्या इस कानून को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, या जा सकती है पोजीशन इन तब्दीलियों के हवाले से? शाह खावर साहब। जी, मैं समझता हूं कि इसमें जो एक डार्क पहलू है, जो ग्रे एरिया है, वो एक है, वो ये है कि जो उन्होंने सेक्शन 6 में जो तरमीम की है चेयरमैन नैब के हवाले से, उन्होंने गो के चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है उसको 4 साल ही रखा है। और जैसे आपको पता है कि उसमें वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत के बाद सदर ने उसको तैनाती करनी है, और अगर ऐसी मशावरत कामयाब ना हो तो फिर पार्लिमानी कमेटी वो ऐसा फैसला करेगी इसकी तैनाती का, और उसमें 4 साल की मुद्दत जो है वो इंटैक्ट रखी गई। लेकिन आप बात मुकम्मल करें। लेकिन उसमें जो एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनको 4 साल मजीद जो है एक्सटेंशन दी जा सकेगी। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। मैं समझता हूं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब अकरम साहब। बड़ी साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ क्योंकि एक बड़ा नुकता जिसमें मेरा कि मुझे लगता है कि ये सारा खेल हमारी लूट मार के लिए है। मतलब कोई भी हो। साहब, आज सलमान राजा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, शाह खावर साहब ने भी की। अब मुझे समझ आई, ये NRO खाली हुकूमत ने जो आज शाहिद खान बासी ने कहा काला काला कानून है, उनको नहीं, दोनों ने मिलकर ये तरमीम कराई है। उनके भी पुराने केस खत्म हो जाएंगे, इनके जो आने हैं वो आएंगे ही नहीं। सलमान अकरम राज साहब कह रहे थे कि पिछले वो ये कह रहे थे जो थोड़ी सी मुझे सब पे तलाक होगा। नहीं, वो सब पे तलाक होगा तो उसमें जिस तरह मैं मिसाल दूं ना, अब ये इस नए ऑर्डिनेंस में ये कि शाहिदा खान अब्बासी पे केस है ना कि आपने जो गैस का फैसला किया था, तो अब ये हो गया यार ये मेरा फैसला कर रहा तो हो सकता है मैंने करप्शन नहीं वही ना, वो भी केस खत्म हो जाएंगे, ये भट्टी साहब कहना चाह रहे हैं। और इनके आने वाले दौर में भी ये हुआ मिसाक के करप्शन, मिसाक के जमहूरियत तो आपने सुना था। ओ भाई, अगर नैब गलत है, आपने मुझे बताया ब्यूरोक्रेसी को निकाल रहे हैं, फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा, आहद चीमा के 1.5-2 साल कौन देगा? उनके बच्चों से उनको दूर रखा आपने जेलों में, उन पे एक पैनी रिकवर नहीं हुई। अब आप कह रहे हो ब्यूरोक्रेसी को निकाल दें। उन बेचारों का क्या कसूर था कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे या साहब का हुकूमत में थे? कादी साहब, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो आप कहते हैं कि बंदर बाट 900 अरब की अदायगियां दे दी बंद बनाने के लिए, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान में करप्शन लीगल कर दी। जी, किसी फोरम पे ये भी चैलेंज करते हैं। एक कमेंट में कुछ नहीं किया वो शाह साहब ने भी कहा है, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वाकई इन्होंने अपना जो नैब के मौजूदा चेयरमैन, उन्होंने चारों तरफ से कोशिश की है कि वो किसी तरह ना जा सकें। जब ये कमेटी मुशावरत सदर साहब करेंगे वज़ीर आज़म से, अपोजिशन से, फिर ये कमेटी में जाएगा। कमाल की बात है, अगर ये लड़ाई जारी रहेगी तो साथ ये भी है कि मौजूदा चेयरमैन वहीं का वहीं रहेगा। तो इन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया, तो निकाल दिए। मलक साहब, ये वक्त आएगा, मेरा ख्याल है अब मैंने आपको बात याद करानी है, जिन्होंने इम्यूनिटी दी है इनके खिलाफ अपोजिशन भी अदालत में नहीं जाए। भट्टी साहब, ये मिल मिला के मैंने आप भी थे, उनकी तोसी पे बेशक चले जाए, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी और ये
ये फैसले हैं ना, जिन्होंने LPG की कमीशन खाई, हाँ। पेट्रोल की खाई, वो सब लीगल हो। अच्छा बड़ी साहब, हाँ, ये आपने पॉइंट ये इस पे गौर करिए, बड़ी क्या? से असल चीज ये बता रहे हैं आपको, ऑर्डिनेंस है क्या? बड़ी साहब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपने शख्सियत का नाम नहीं लेना। हम तीनों वहीं पे मौजूद थे, जहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत ने कहा था कि मैंने कानून के बारे में एक चीज़ देखी है कि वकील करते हैं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। याद आ गया? मलिक साहब मुझे नहीं पता कानून क्या है, मेरा आपसे सवाल आप मुझे बताएं। मैंने राजा साहब से सवाल किया था, उन्होंने एग्री किया। ये तसर क्यों है कि ये सारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को के लिए बना है, मेगा करप्शन वाले के लिए नहीं है। जो बनाया था उस पर भी पछता रहे हैं और उसको हम खत्म कर रहे हैं, हालांकि इनइफेक्टिव। और कादी साहब मैं आपको कह रहा हूँ, ये काला कानून कह रहे हैं ना अपोजिशन, ठीक है एनआरओ कह रही, अपोजिशन इसके खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि बेनिफिशरी उनके भी पे खत्म हो जाएंगे। वो तो राजा साहब ने रहनुमाई की हमारी, बटी साहब, मैं कि जो थोड़ा ऐड पुराने करना केस चल रहे हैं। ये मैं कारी साहब को ऐड करूँ। कारी साहब एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं शराफिया, पाकिस्तान की रूलिंग की, उन्होंने सबको बचा लिया। बैंकर बच गए हैं, ताजर बच गए हैं, अपना ब्यूरोक्रेट बच गए हैं, सियासतदान बच गए हैं। अब देखिए छोटी सी बात है, करप्शन होती क्या है? करप्शन ये है कि पंजाब ने कहा ओह हमारे पास बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, आप चीनी बेच दें, बाद में सर पकड़ लियो चीनी तो महंगी। कादी साहब मैं आपको खबर दे दूं, अब वो सारे फैसले खत्म हो गए। खबर याद रखिए, कुछ लोगों के बारे में मौजूदा ताकतवर के अहम तरीन इदारों ने 4-5 रिपोर्टें दी हैं अरबों रुपए की करप्शन की, ये मैं जानता हूँ। ये उनको बचाने के लिए, और इसमें अपोजिशन भी आहिस्ता आहिस्ता राजी हो जाएगी, बयाना तक रहेगी। ये सब के लिए है। मलक साहब अहम तरीन जो इस वक्त हुकूमत के उदों में फाइल है, अरबों रुपए की करप्शन की फाइलें इन गुनाहगार आंखों के सामने गई हैं। थोड़ी सी बात बता दूं, आप किसी बैंक पे अब कोई वारदात नहीं कर सकते स्टेट बैंक के गवर्नर की इजाजत के बगैर, उसको भी बचा लिया। ओ भाई पैसा सारा बचा लिया। इस एनआरओ से मुल्क का खरबों रुपया लूटा हुआ सेफ हो गया है, जिन्होंने लूटा है। बड़ी साहब अगर मैं उन्हें ये कहूं, मुबारक दे, अगर लुटेरो तुम्हें कामयाबी मुबारक हो, जीते रहो, लूटते रहो, घबराना ना बस। बड़ी साहब फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि मुझे तो ये आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन राजी, तो क्या करेगा काजी? बस मैं फारग आज तो हुआ राइट। मैं फारग इन आशुओं पे अपनी गर्मा गर्मी बयान देते रहे। ब्रेक है। हम किसी ताकतवर, चाहे वो अपोजिशन में हो हुकूमत में हो, वो किसी नेट में नहीं आना चाहते, और ये बात अहम है। ये लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े चोरों को पकड़ने के लिए है या बेल आउट करने के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं बड़ी खबरें। जाम कमाल साहब, और ख़ास तौर पे 900 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट होगी उन प्लांट्स को जो काम ही नहीं कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, ये जाम कमाल साहब की हुकूमत जो है ये किसी पास से ला ही दियो। बट्टी साहब मैं 1 मिनट इस पे बोलूँगा। देखिए कल परसों हमने खबर दी थी, कल उन्होंने ना इनके जो अपने लोग हैं पार्टी के, उन्होंने कहा था अब कल जो गुजर गया 5 बजे तक इस्तीफ़ा दे दें, और अपने 3 मुशीर 2 वज़ीर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इस्तीफ़ा भी दे दें, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी शामिल हैं। मगर असल खबर ये नहीं है, खबर ये है बट्टी साहब कि आप जिस सूबे के जंगें चल रही हैं कि वज़ीर आला रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ पर आ जाए ज़लज़ला। और हरनाई में 21 लोग सुबह पहले जो वेव आई है ना, ये 5.9 ये रेक्टर स्केल पे है। मैं थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर, मगर मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा, जो आज़ाद कश्मीर में तो 7 से ज़्यादा था। अब सवाल एक्सपर्ट के लिए ये बना कि इतनी तबाही क्यों हुई है बलूचिस्तान में। उसकी रीज़न ये निकली है कि इंतहाई नाक़िस तमीर, जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो इंतहाई घटिया है। मकानों का जो आर्किटेक्चर है वो सदियों पुराना है, उसमें जो सिमट लगता है, जो चीज़ें लगती हैं, तो हमारे जो सियासतदान हैं जिन्होंने आवाम की जानें बचानी हैं, वो अपनी वजारतों और अपनी अदम इत्मीनाद की लड़ाइयों में लड़े हैं। और आप जाके देखिए हरनाई में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो मकान है आपके सामने, आपकी बहन मर रही है, आपका बाप मर रहा है, आपके मकान ही ठीक है। तो ज़लज़ले में तो वाकई कोई नहीं कर रहा। आफत अल्लाह माफ़ करे कहीं भी आ सकती है, उसमें हुक्मरान की महल भी गिर जाते हैं ज़लज़ले में। लेकिन ये देखें कि अगर बाप पार्टी जरा थोड़ा सा सोचे, जाम कमाल साहब पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं मुबैना करप्शन के, बड़ी देर से लगा रहे हैं। बाप पार्टी की वजह से वफाकी हुकूमत कायम है। अगर बलोचिस्तान में कोई हुकूमत तब्दील होती है तो क्या उसके असरात वफाक पे आ सकते हैं? मेरा तो मौक़िफ़ ये है, जमाल कमाल पे उनके स्पीकर उनके खिलाफ 3-4 मिनिस्टरों के बयान सुने उन्होंने कहा वरना हम वो राज देंगे। तो काजी साहब क्या, मलक साहब
अगर ये उधर तब्दील हो जाती है, याद है आसफ अली जरदारी साहब ने बलोचिस्तान वहाँ से शुरू शुरू किया था। तो आप इसके असरात वफाक या पंजाब में एक देखेंगे। दुख से एक बात करूंगा, आपको सिर्फ याद कराऊंगा, मैं करने नहीं लगा। ये हमारे वो अजीम वजीर आला जब यहाँ के बजट आया ना तो अपोजिशन ने उस पर तनकीद की, तो उन्होंने पता क्या बयान दिया था, उन्होंने कहा कमाल है, मैं वजीर आला हूँ, मैंने बजट नहीं देखा, इन्होंने कैसे देख लिया। ये आपकी कारकर्दगी। आगे आप बात करें, और आपने बिटवीन द लाइन बात कर दी है, हमला पाकिस्तान की तारीख बताती है वो बलोचिस्तान से होता है, और मैं समझता हूँ कि वैसे इनको पार्टी की सदा से निकाल दिया। नहीं काजी साहब आप बताएं, देखें ना बाप गालबन 14 MNA है गालबन खासी, अगर ये हुकूमत की इत्तेहादी है, अगर वो है सर है, तो अगर क्या इसके असरात आप वफाक में भी होते हुए कोई खदशा है या वफाक बिल्कुल सेफ है? बड़ी साहब वफाक में एक और बॉल गेम अब चल रही है जो आप देख रहे हैं। फ़िलहाल तो हम मुझे इधर यहाँ जितनी भी आप खबरें और बातें कर लें, मुझे स्टेटस को नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की अपोजिशन जिस रास्ते पे चल रही है और जिस रास्ते पे एक ख़ास तौर पर जो मेन अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून है, जो कल का उसका बयानिया आज फिर हम भूल गए थे, क्या हुआ था कल, बड़ा शोर था, किधर गया वो, रद्दी की टोकरी में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ख़तरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ चेंजेस ऊपर से हो रही हैं, नीचे से नहीं हो रही। जब चेंजेस ऊपर से होती हैं तो फिर असर करने वाले कुछ और होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई असर हो। आप तो मतलब है ये जिन्होंने ये मकान बनाया 5 साल के लिए बनाया, लिख के दिया, अब वो मकान उसी के लिए, नहीं वो तो मकान बना रहा है, मगर अवाम महंगाई जो से मर लोग जाए। मकान को किराए पे लेने जाते हैं उनके पास किराया भी नहीं। लोग महंगाई से मर जाए, वो अपने सुन रहे होंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब, जरा वो चलाएं ना जी, वो फाकी वजीर साहब। हाँ, वो अमीन गंडापुर साहब ने कहा, क्या फरमा रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी बड़ी सुनाएं जी। अगर 9% इन्फ्लेशन है तो कितना फर्क पड़ गया 9% से? अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? यार इकानमी के इतने एक्सपर्ट मुझे नहीं पता था पीटीआई में। नहीं कुर्बानी, मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मैं आज से अपनी रोटी आधी कर देता हूँ, कोई बंदा, इससे मुल्क को क्या क्या मिलेगा? मैं बताता हूँ यार, ये जो 900 अरब आपने IPPs को दिया तो इस तरह से देना है ना। काजी साहब आप माने हुकूमतें वैसे ही नहीं चलती, कोई पीछे ब्रेन होते हैं। ये 900 अरब कहाँ से आएगा? ये 9 एक तो बात तो बड़ी अच्छी ब्रेन है, मसाला कभी खाया आपने? कभी बड़ी माकूल बात है कि 9 दाने चीनी के कम करो, निवाले कर लो, एक घर के 9 बंदे मार दो, एक मोहल्ले के 10 बंदे मार कौन सी मलका थी? आपकी अपॉलॉजी, ये हमारा वफाकी वजीर है और इसको ये भी नहीं पता कि आपका जो इंटरनेशनल सारी दुनिया के लिए 11% है। पहले तो आपने 9% इन्फ्लेशन बता रहे हैं, वो भी सही फिगर नहीं। और अगर आप मुझे ये बता दें कि मैं पेट काटने को तैयार हूँ, किसके लिए? मुझे थोड़ी सी ये कहना चाह रहे थे कि आप महंगाई को एक सलाम करें, आप खाना छोड़ दें, चीनी छोड़ दें। सुन ले मेरी बात, अब वो ये फरमा रहे हैं कि आप एहतजाज ना करें, आप ये ना करें कि चीजें, यार मेरा सवाल खाना छोड़ दें। वो ये कह रहे हैं खाना छोड़ दें। 100 दाने 100 निवाले खाते थे तो 9 ना खा ले। आपने तो 9 के काबिल छोड़ा ही नहीं। वो तो ये आप तो 81 तो 91 तो छोड़े, आपने 9 खाने के नहीं छोड़ा, 100 कहाँ की रहेगी बात? उनकी मोहब्बत नहीं मौलक साहब, क्या गंदुम का क्या रेट था, दाल चने का क्या रेट था, मुर्गी का क्या रेट है? वो 100 निवाले खिलाने वाला तो वो 2 ही गया, आपने तो 9 भी छीन ली है। जिस मुल्क में कारखाना चल नहीं रहा, 900 अरब पता है कितना बनता है? $6 बिलियन बनता है। तो मैंने सालाना $6 बिलियन उसको देने हैं जो कारखाना बंद है। तो आप लोगों का पेट नहीं काटेंगे तो कहाँ से पैसे लाएंगे? काजी साहब आप बताएं कहाँ से पैसे? ये मीरों को जिंदा नहीं रखना। यहाँ पे वैसे जो 45% बच्चे हैं ना, वो ग़िज़ा की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ है, और ये इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा इस पर बात की है अपनी हुकूमत में भी और हुकूमत से पहले भी। नहीं तो वो तो 100 निवाले खा रहे हैं बकौल। मैं ऑलरेडी ये कह रहा हूँ कि यहाँ की स्टंटेड ग्रोथ है, यहाँ के जो मेहनत कश हैं उनकी सेहतें इतनी ख़राब हैं कि उनकी इस्तेदाद कार कम है। और एक तरफ मैं बात खत्म, एक तरफ वो एक एलीट है कि नोट भर भर के इनके मुंह में इनके बच्चे देखे ना, उनकी शक्लें देखें हम, जिनको कोई लंदन में फिर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, वो है एक स्टंटेड ग्रोथ के मारे हुए बच्चे हैं। तो आप उनको क्या मशवरा दें? पता नहीं किस दुनिया में आप रहते हैं। मेरे प्यारा जो तर्जुमान है हुकूमत का फवाद चौधरी साहब ने कहा हमने 1 करोड़ लोगों को जॉब दे दिए। आप कह रहे हैं यहाँ भूख आ गई है, कमाल हो गई है। कल वो तो कह रहे थे 1 करोड़ लोगों को जॉब दे दी। 1 करोड़ नौकरियों को देने का मतलब है कम से कम एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो 6 करोड़ हो गए,
तो 6 पहले भी तो लोगों ने नौकरियां दी थी ना, पहले तो वेला नहीं था। तो इस हुकूमत का आप शुक्र अदा करें कि जिन्होंने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी है। भट्टी साहब, मैं आपकी बात को आज मुख्तलिफ अंदाज में जिस वक्त तक हराम खोरों का पेट नहीं काटा जाएगा, जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक वक्त में 2 मछली ऊपर नहीं जा सकती, जिस वक्त तक इनकी जो ये ब्लोटेड पेट है ना, इनको आप नहीं पकड़ते, जो इमरान खान पकड़ना चाहते थे, जो शहबाज शरीफ पकड़ना चाहते थे, जिनको घसीटना चाहते थे, और जिनके साथ बैठ के आज एनआरओ खेल रहे हैं, जो ये आज मावत ही है एनआरओ, देखो ना मावत ही एनआरओ हो गया। कादी साहब, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, करप्शन कम नहीं हो सकती, फ्रॉड कम नहीं हो सकता, झूठ कम नहीं हो सकता, मकारी कम नहीं हो सकती। ये मेरी बात आज आप दोनों लिख। अच्छा, अब अगली स्टोरी पे आता हूँ। ये कायमा कमेटी में बात आई है और उसमें बताया गया है कि जी बंद पावर प्लांट्स को सालाना 900 अरब रुपए की अदायगियाँ हो रही बड़ी साहब। और हम शुरू से इस स्टोरी को तकरीबन पिछले 3 साल से, जब से हम इस शो में हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये मलिक साहब ने इसका तर्जमा कर दिया। ये $6 बिलियन बनते हैं जो हम IMF के लिए रोते रहते हैं। ये भी $6 बिलियन ये एक चोरी है बड़ी साहब। और मैंने बल्कि पहले भी कई दफ़ा कहा था कि आप जिस वक्त तक इसको नहीं ठीक करते अपने बिजली के, आपकी 3000 हो गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी और ये भी बताया ना काजी साहब, 3000 अरब हो गया। मैं आपके प्यारों की भी तो बात कर लूं ना, अभी खान साहब की बात की, जरा गौर फरमाएं। इस वक्त सॉरी गलत मैंने जनाब अपना ऐसा भी तो लो ना, इस गांधे में जनाब का बड़ा मकाम है। अच्छा सॉरी, अच्छा उसमें ये है कि ये जो रोज जाके मुआहिदा कर रहे थे ना शहबाज शरीफ साहब, चाइना से मुआहिदा, बिजली खत्म कर, इस वक्त हमारे पास 37 और 38 हज़ार मेगावाट के प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनकी तरसील और बेचने और देने का हमारे पास निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि हमने मुआहदे करके बिल्कुल किकबैक्स नहीं ली, साफ शफाफ हुए हैं, मगर हम 38 हज़ार बिजली पैदा करने के अहल हैं और रोज़ हमारी बत्ती जाती है। ऐसा 2 मिनट, अब इसे बात करती जाएगी ना। आपने मलिक साहब के लोगों को जिम्मेदार ठहराया कि तरसील का इंतजाम नहीं है। पिछले 3 सालों में कितने निजाम बेहतर, ये जवाब थोड़ी सी रहनुमाई भी कर देना, नहीं हुआ, ताकि अवाम तो 3 साल पहले भी पीस रही थी, 5 साल पहले भी पीस रही थी, 10 साल पहले भी पीस रही है, आज भी वही है। 1994 से पिस रही है, जब से यू आर राइट, जब आपने इनको प्राइवेटाइज किया, इनको अनबंडलिंग की जनाब जरदारी साहब, उसके बाद ये आए, इन्होंने कहा भी बिजली देते हैं। और जब पूछा गया कि जनाब ये मुआहिदा तो दिखाएं जो हमारे पैसों से आपने किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये कौमी राज प्लीज, ये कौमी राज है। तो भाई आप खोल दो। भट्टी साहब एक मिनट, कैसे खोल दे कौमी राज? काजी साहब एक क्लैरिटी जरूरी है कि क्योंकि हम तो किसी हमारी कोई पार्टी नहीं, इसकी बानी पीपल्स पार्टी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो IPP इसकी असल बानी हुआ है, इसमें जनरल मुशर्रफ भी शामिल है, शौकत अजीज़ भी शामिल है, इसने इसको डॉलर में किया, इसमें आपकी अभी तक की एक हुकूमत नहीं है जो इस क्राइम में शामिल हो। ये क्लैरिटी कर लें। आपने नाम ही नहीं लिया, नवाज शरीफ का तो नाम नहीं लिया आपने। मैं तो वो तो आपने ले लिया, चले मैं कह देता हूँ, दोबारा कह देता हूँ, इसमें बेनज़ीर ने इसकी बानी है, जरदारी साहब का ये विजन था कि हम IPPs लगाएंगे, वहाँ से काम शुरू हुआ है। और आपको याद होगा हापको के साथ जो हमने किया मुआहदा, पहले कैंसिल किया जो पुराना था, फिर नया किया और डबल रेट्स में किया, तो इसमें सारे शामिल हैं, क्योंकि ये असल डकैती है पाकिस्तान के लोगों के साथ। 3000 अरब रुपया आप सिर्फ इनको कर्जे का दे रहे हैं। मैं देखें, मैं एक बड़ा हम्बल सा तालिब इल्म हूँ। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 10 साल में 45 बिलियन डॉलर की चोरी है। मेरा ये ख्याल है कि अगर रकम में देखा जाए तो ये 20 सालों में या 18 सालों में 100 बिलियन डॉलर की बनती है। और इसकी जो अकम्पनिंग नुकसान है, जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद हुई, उसको मैं डालूं तो ये पाकिस्तान की GDP के बराबर नुकसान है आपका। काजी साहब 2 मिनट अब जरा ब्रेक पे, नहायत अदब एहतराम से, जितना नुकसान आपने कहा हो गया, 10 सालों बाद ये जारी करते रहते तो ये नुकसान कहाँ पहुंचेगा? मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। मुझे बताए ना, इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है ना, हर साल बंद दिए जा रहे हैं। अगर 2031 में फिर क्या हाल होगा, कितना पैसे देंगे? मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के मुझे सबसे ज़हीन आदमी मिफ्ता इस्माइल लगते हैं। जब उन्होंने कहा था ना कि हमें अगली हुकूमत नहीं चाहिए, आज फिर उनसे पूछिए अगली हुकूमत चाहिए होगी आपको इस निज़ाम में? नहीं, वो नहीं लेंगे। वो अगर सियाने नहीं, अगर वो मतलब अच्छा गैस भी अब फॉलो कर रही है बिजली को, उसका भी अब यही हाल हो रहा है। अब ऐसे 35% इजाफा कर रहे हैं इस वक्त उसको। काजी साहब आप चिराग ढूंढ लें, इस सर्दियों में चिराग लेके आपको गैस ढूंढनी पड़ेगी। कैसा फ्रॉड कर रहे हैं कि बिजली सस्ती कर रहे हैं। वो बिजली तो तुमने बम मार के गिराया है, गैस और उसके नरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आपके साथ जो गैस में होने जा रहा है ना, आ रहे हैं 2 महीने, जनवरी में नहीं है गैस, ये तो क्लियर तो बात है। आपका मुल्क हर तरफ से क्राइसिस में जा रहा है। कोई खुशखबरी बताए सिवाय करप्शन में तरक्की की हो, फ्रॉड में की हो, जालसाजी में की हो, इसके अलावा गरीब आदमी के लिए मैं बेहतरी आपको क्या है? एक बात बता दूं, सीरियस चेंजेस अगर आप अपने गवर्नेंस तो मैं मुझे वैसे चिढ़ है इस लफ्ज़ से, गुड गवर्नेंस, ये जो एनजीओटिक जो है ना, गुड गवर्नेंस बैड सिस्टम में नहीं होती। अगर आप रीथिंक नहीं करते अपने मॉडल को, आप चाइना के मॉडल की बात करते हैं, चाइना कैसे करता है देखें, या और मुल्क हैं, अगर आप इस आईपीपीज को फिक्स नहीं करते कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती। कैसा क्यों नहीं करते? फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं कर रहे फिक्स। 10 साल बाद इस कर्जे की कीमत दुगनी हो गई होगी। ओए हम कब तक आने वाली नस्लों को मकरूज भट्टी रखेंगे? साहब, इसका कोई तो हल होना चाहिए ना। भट्टी साहब मेरा तो देखें ना, मौक़िफ़ ये देखें है। जिस रूलिंग क्लास को 3000 अरब रुपए जेब में मिले, ये कभी आप सोचा कितना पैसा है? आप क्या बात कर रहे हैं? अब गैस का सुन लें, गैस के साथ 180 तक बुरी खबरें हैं कि डॉलर जो है ना 180 तक चला जाएगा। 35% आप महंगा कर रहे हैं। अब मेरा जो आप दोनों से सवाल है, यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जो आपकी पैदावारी लागत है, वो इस सतह पे चली गई है कि पाकिस्तान में कोई लेकिन चीज़ मलिक साहब, बनानी मुमकिन ही नहीं। मेरा एक आपसे सवाल है, यहाँ पे बहस क्या हो रही है? मेरा उसने इलेक्शन चोरी कर लिया, मैंने वजीर आजम दोबारा बनाओ, तरला करो, नैब को एक्सटेंशन दे नैब को, दीजिए, ये 900 बिल, इस पे कोई पॉलिटिशियन आके क्यों नहीं बोलते? वो तो वीडियो मुझे बताएं ना, यहाँ आप अदालतों पे हमले कर देते हैं, आप जर्नलों पे हमले कर देते हैं, इसमें क्यों नहीं बोलते? अच्छा, कैसा सिर्फ मैं आपका आपकी बताता हूं। सियासत इस गंदे पैसे पे नहीं, चलती है। मैं सबको बताता हूँ ना, ऐसा है। नहीं आईपीपीज में ना हर जमातों को ये चंदा देते हैं, इन्वेस्टर है उनके, तो फिर इनको क्यों पकड़ेगा कोई? फिर हराम अच्छा, कोई बात सुने। कमा रहा है, अगर मुझे हिस्सा दे रहा है तो मैं भी हराम अच्छा, खा एक और- रहा एक और हूं। बात, एक और ये बात। अजीब बात भट्टी है साहब, कि वो करप्शन करके मेरे में लगा दे 5 करोड़ रुपया, तो वो जायज है। नहीं। वैसे वो करप्ट है। लेकिन एक और बात, आपने मुझे औने पौने में बैंक भेज दिया, मैंने ले लिया, फिर मैंने क्या किया, मैं कि चलो इसी रास्ते से टीटियां लेके आप भी ले लो, तो ये क्यों भाई पकड़ेंगे, क्यों कानून बनाएंगे? अब बताने लगो ना, इनके बारे नहीं आ रहे। You scratch my back, I scratch yours. 3000 अरब मैंने आपको बिजली का बता दिया, 800 अरब इसमें ऐड कर लें आप गैस का, 3800 अरब हमारा जो टोटल हम टैक्स इकट्ठा करें तकरीबन 4500 अरब के करीब होता है। यानी कि सिर्फ 2 जो बदमाश है ना, गैस और बिजली, आपके पैसे फारिग। और आपको इंटरनेट, अब मेरा हाल हमारे प्रोग्राम में शवाक साहब आए थे या कौन आए थे, इशफाक हसन खान, उनका कहना था, या मेरा फ़र्क सलीम का कहना था कि 800 अरब आपने लोगों की जेब से चीनी के नाम पे ज्यादा निकाला। तो यार पाकिस्तानी को और क्या फिर करना है? मैं जब ये वो तो सवाल दाने करता खत्म करनी है हूँ आपने। बड़ी साहब कि ये लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये लोगों को पकड़ने के लिए, ये नहीं, सबको ये relief ये हजारों अरब मैं भट्टी साहब की तारीफ करूंगा इस प्रोग्राम में, जो ऑर्डिनेंस का रंग ब्रेक इन्होंने के बाद आई जब हमने आना है तो हम की बात करेंगे। सुना लगता है कि दे आर गोइंग टू ईट देयर वर्ड्स, और दोबारा जो जिसे कहते हैं कि वो अपने फैसलों में तरमीम कर रहे हैं, और चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें बड़ा शोर हुआ था। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। इस सेगमेंट के आगाज़ में ही आपको सुनवाते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात करें। सुनाएं जी। आज आप देखें कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया, और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है, और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज कंफर्म ही कर दी। बट सब ये तो देखे ना, हमारी फवाद चौधरी साहब ने ये हमें अच्छी खबर सुनाई है। हाँ। देखिए, क्रिकेट खेल है, और तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में क्रिकेट लवर रहते हैं। तो आज जो यूके में से रिजाइन आया है, इयन वटमोर का, उसका रिजाइन देखे कि उधर उस बंदे का ज़मीर जिंदा था। उसने कहा कि हमने उस पर बड़ी दबाव तनकीद हो में रही आके तनकीद हो रही थी पूरे मीडिया में। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा कि जनाब मैंने नहीं ये दौरा कैंसिल किया, अमेरिका की बादियुल नजर में जो मतलब है साजिश के तहत वो हुकूमत मतलब ने उसे दौरा अपनी नौकरी कर छोड़नी दिया। पड़ी, वो उसे छोड़ अपनी दी नौकरी की कुर्बानी। काजी साहब, नहीं, अच्छा, मलिक साहब, असूल की बात है। हुकूमतें ऐसे बनती है, फिर नौकरियों को अपने ज़ाती मुफाद को छोड़ना पड़ता है। मैं अपने ज़माने का एक बड़ा हीरो था माइकल होल्डिंग, आपको याद होगा। उसने भी बड़ी कमाल उसकी की बात तारीफ की। करनी बनती है। उसने जो कहा, आई वाज माय फेवरेट। उसने कहा, उसने पूरी दुनिया से कहा, उसने कहा इंडिया के पीछे तुम इसलिए कि वहाँ पैसे के लिए जाते हो, क्रिकेट इज क्रिकेट। उसने पाकिस्तान की सपोर्ट एक एज ए स्पोर्ट्समैन की है, उसने बड़ा तनकीद किया। आपको पता है, ग्रेट क्रिकेटर में आपको पता है माइकल होल्डिंग ने इस सारी जो स्लीज है, और ये जो डर्ट और ये जुए का पैसा है, और सब कुछ उसने
इनकार कर दिया, मजीद वो कमेंट्री नहीं करेगा अपना करियर, उसने भी खत्म कर दिए। उसने कह दिया मैं आज से मेरा करियर ओवर है। नहीं, वो समझ डाल दिया इन्होंने, सारा गेम ही पैसे की। अब देखे ना इंडिया का जो तमाशा उन्होंने लगाया, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री काला धन सफेद कर लो, इंडिया की जो IPL जो है वहां पे जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, स्पोर्ट्स का हुस्न खत्म कर दिया है। तो हम देख, मैं आई वाज अ स्पोर्ट्स फ्रीक, यकीन कीजिए मुझे नहीं याद मैंने अब कब मैच देखा, उसकी वजह ये यार पता ही नहीं होता। काजी साहब, दुनिया की तारीख में 2 खेलें ऐसी हैं, पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी, पाकिस्तान और इंडिया। अरे हॉकी की क्या बात, क्रिकेट में आपको ये वर्ल्ड खबर देने लगा हूं, जो पिछला मैच हुआ है ना पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल मैच, वो दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है। तबाही IPL की है। तमाम क्रिकेट के माहिरीन कहते हैं जब से IPL आया है ना, इसने क्रिकेट को सियासत की नज़र और साजिश की नज़र करके, सियासत नहीं पैसा। एक मिनट बड़ी साहब वैसे एक बड़ा सादा सा सवाल है, 2 करें, जिस इदारे में पार्टी में कहीं जहां 2 नंबर पैसा घुसा है उसने अंदर वो कख नहीं छोड़े। एवरी ब्यूटी, एवरी हुस्न उसका, आपने अगर सियासत में पैसा डाला तो आपको फिर यहाँ पे कब्जे ग्रुप मिल गए, आपने स्पोर्ट्स में पैसा डाला तो स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने शहनाज शेख साहब से एक दिन कहा आप कहाँ गए हमारे, मैंने उनसे वो फिल्म इंडस्ट्री का भी जिक्र कर दे, उसमें भी पैसा की इंडस्ट्री खत्म हो गई, बेड़ा गर्क कर दिया। आपने मुल्क में रिश्वत डाली तो मुल्क तबाह हो गया, अल्लाह रहम करे किस हाल पे आ गया पाकिस्तान। ये काजी साहब मुझे बताएं, इस मुल्क में करप्शन कब हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल है? अच्छा, एक खबर मैं और दे दूं, अभी भी मुझे पता चली है कि वो जो चंद ग्राम उससे नशे की चीज़ निकली थी, उस पर ऐसे चार्जेस डाल रहे हैं कि उसे 21 साल तक सज़ा हो सकती है, ये शाहरुख खान के बेटे को। अब आप गौर फरमाएं, और साथ फिर याद रखें कि वो जो गौतम अदानी है, जिसके एयरपोर्ट जो कि सबसे बड़ा मोदी का पार्टनर, उस पार्टनर के अलावा उसका जो उसका फंड यानी क्या कहते हैं उसका बैंक रोल करने वाला, उसको 2000 करोड़ की ड्रग्स जो हैं उस पर उन्होंने उसको हाथ नहीं डाला, मगर इसको अंदर करने लगे हैं। कंट्री है, कंट्री उसकी भी सुन ले। मुसलमानों को देखे कितने लोगों को इन्होंने हलाक की, शहीद किया, बाकायदा कहना चाहिए। ये जो कुर्बानी होती है ईद के दिनों में ना, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, और इस वक्त टॉप एक्सपोर्टर जो है ना बीफ के दुनिया में इंडिया खुद है, दुनिया से डॉलर कमा रहा है अपनी गायें जिसको माँ कहता है। तो जब मुसलमान को ज़िबा करे तो उसको देखिए वहाँ पे अब इतना अजीब व गरीब हो गया कि एक बड़ी सा पैरेलल आर्मी उनकी RSS बन गई है। मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू, लेकिन कह रहे हैं कि उस रेड में भी BJP के लोग मौजूद थे। अब वो जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या हो गया कि ये डेमोक्रेसी को क्या होगा, और हाँ उस पर जावेद अख्तर पर केस हो गया है। उसने जब कहा कि RSS और तालिबान में कोई फर्क नहीं है तो उसके खिलाफ पर्चा हो गया, जो उनका सबसे बड़ा इंडस्ट्री साहब जो एक्सपोज नरेंद्र मोदी हुआ ना, सेकुलरिज्म जो उसने अक़लियत को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सिखों को जो किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज। अच्छा वड्डी साहब, एक उनका बहुत बड़ा कॉमेडियन है, बड़ा पॉपुलर है इधर भी, कपिल शर्मा, उसने कोई हल्का सा मजाक किया मोदी के हवाले से, उसका घर तोड़ दिया। अच्छा वो कॉमेडी कपिल शर्मा जो है ना, दी कपिल शर्मा शो बड़ा उनका पॉपुलर, बड़ा हिट है। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी है मलिक साहब। नहीं वो मेरा कम्युनिज्म की वापस नहीं बड्डी साहब मान जो ले बड्डी साहब उसे मार्शल ला नहीं सी जाया तो उसे सिर्फ तुसी रहे हो, ले। आपकी शुगर सोसाइटी की हुकूमत थी वहाँ पे। नहीं वो आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म के लिए। नहीं आपका इंशाल्लाह कैपिटलिज्म ही चलेगा और आप ठेकों से। अच्छा ये बताया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट मुल्क है उसकी वजीर खारजा क्या करने है, डिप्टी वजीर कौन सा कैपिटलिस्ट मुल्क, घर बैठ के तो आप पैसे लोगों को देते रहे। अच्छा ये बताया, वो बताए ना वो कैपिटलिज्म रह गया वहाँ पे। वो भट्टी साहब क्या करने आ रही है? देखिए उन्होंने पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी वजह से हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने रशिया को अप्रोच किया, नहीं किया। मेरी इतला है कि दोबारा वो ड्रोन हमले और एयरबेस की बातें करेगी और डराएगी। लेकिन इस सिलसिले में जो अच्छी बात है, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुतफिक है कि हमने अपने किए हुए फैसले वापस नहीं लेने, अपने मुल्की मुफाद में करने हैं। लेकिन सुना है वो ये धमकी दे के आई है, उससे पहले सफ़ीर अमेरिकन किसी को मिला और उन्होंने कहा वरना हम ये करने लगे हैं, फैटम में आपका नाम भी नहीं निकलेगा। आपको अपने पाँव पे खड़े होने की, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के फैसले की कीमत देना पड़ रही है। मेरी तो इतला आ रही है चंद दिनों में। अच्छा आपके पास क्या इतला है, वो क्या खबर क्या लेके आ रही है? मेरी तो यही इतला है कि वो डू मोर के है काम जो हम समझते हैं, जो एब्सोल्यूट नॉट वाला तो मुझे कोई किस्सा नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो नेगेटिविटी यही है कि वाई शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो इसलिए इंडिया से आ रही है, पहले मामा थी इकट्ठी हो गई हैं इंडिया, और वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रही है। ये पॉइंट समझने वाला, शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया, पहली बात।
दूसरी बात है कि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि हम जो तालिबान के साथ जो एक मुल्क में चेंज आई है, तो पाकिस्तान क्योंकि हम साया तो दुनिया हमसे मिल के इस मसले को हल करेगी। वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं कि ना तो तुमने इसको तस्लीम करना है और ना तुमने निगोशिएशन करनी है किसी के साथ। दे वांट देम टू लिव इन आइसोलेशन। तो पाकिस्तान पे वो दबाव लेके आ रही है। वो जो हम कह रहे हैं पता नहीं दबाव तो डाला हुआ यार, कदों साढ़े दबाव नहीं सी बट सबको वो ऐसा वक्त बताएं जब हम पे दबाव नहीं था। नहीं दबाव तो जब आपने IMF पे रहना, फिर सुन लेना मेरी बात, जब आपको पता हो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, 173 का डॉलर है और आम शाम बंदा कह रहा है 180 पे एक महीने में जा रहा है, तो आपके सामने जब अमेरिकन गोरा आके बैठेगा, IMF आपको नजर नहीं आएगा, FATF तो अगर 2-3 सजाएं खत्म हो जाएं और जमानतें हो जाएं तो दबाव में कुछ कमी आ जाएगी। तो प्रोटोकॉल वैसे तो आप बड़े बांधते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं कि आपने क्या उसको देना है, शाहाना प्रोटोकॉल। नहीं जी, प्रोटोकॉल भी हम देंगे, हम तो जाहिर है उन्हीं के माशाल्लाह करते रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये बताएं कि ये जो अमेरिका इंडिया में जो गंद पड़ा है बहुत ज़्यादा, इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें भी जो हाथ नहीं है कहीं? नहीं काजी साहब, आप सारा कुछ हमने हमारी कई एजेंसियों ने जाके मोदी को तो वही प्लांट कर दिया। मैं एक बड़ा पर्सनल कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ आई, मैं दुनिया का शहरी तो होना जो भी हूँ, मुझे लगा कि दुनिया जो अभी तक पैसे के साथ घूम रही है, मोहब्बत कहीं नहीं, इंसानियत कहीं नहीं, कि हमारा जितनी भी स्टेट्स हैं ये सारी अपनी मुफाद और अपनी ताकत के लिए काम करते हैं। इंडिया का जो फेस है, जो भी हमने डिस्कस किया, वो अमेरिका को, यूरोप को, वेस्ट को कभी नजर नहीं आया, कश्मीर का कभी जिक्र नहीं यार हुआ। इंडिया वो इंडिया अच्छा, असद उमर इस्लामोफोबिया का है। आप मुझे बताएं, सऊदी अरब को जो इस्लामी ममालिक है, उन्हें पाकिस्तान याद है? वो कर दें मदद। अच्छा, असद उमर साहब का एक मैंने आपको सुनाया जी, क्या वो चीन के बारे में कह रहे हैं? हम एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं और तमाम इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी कि CPEC की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। ये तो IMF से प्रोग्राम से निकलना चाहते थे भट्टी साहब एक ज़माने में। ये तो कह रहे थे CPEC की इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, वो किसी भी कीमत पे मुल्की मफाद में नहीं है। अब अचानक मफाद क्यों चेंज हो गया? सर ये कोई छोटी सी बात है, आपका एक मुल्क से एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट है, आपने वो सारा डाटा अमेरिकन को दे दी, आप IMF को सॉरी दे दिया, आपके वजीर खारजा मान इसके पीछे कोई गेम है? नहीं, गेम नहीं है भट्टी साहब। असल में जो कल आपने कहा था ना, वो उसी बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कहा था कि जब सारी कंपनियां और सारा माल उधर निकलता है आपकी इशराफिया का, तो फिर ये आप मुल्की मफाद के हक में फैसले करेंगे या फिर अपनी कंपनियों के हक में फैसले करेंगे? well, मैं बाई एंड लार्ज किसी एक बंदे के हवाले से नहीं कह रहा। काजी साहब, मुझे लग रहा है दुनिया बदलने जा रही है, कोई ना कोई बड़े दुनिया तो बदल रही है, शुरू हो रहे हैं। नहीं, कोई सुपर पावर टकराव आगे होगा। नहीं, टकराव तो होगा, मगर सवाल ये है कि हम क्या अपने मफाद में कोई काम कर सकेंगे? हम अपने मफाद में फैसले ले सकेंगे? इन हालात में नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, लेने पड़ेंगे, वरना फिर जो है ये सियासत भी हम एक मुश्किल मामलात में रहेंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।